हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 003 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इस वीडियो के टोटल मतलब MPS 003 के टोटल 3 पार्ट आएंगे, तो आपको तीनों ही पार्ट देखने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि हमने जो आपकी PYQs हैं यानी कि पिछले 7 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं हमने उनको यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ऐड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको तीनों ही पूरे देखकर जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो फिर उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बहुत रीजनेबल है और बाकी बच्चों ने भी ज्वाइन कर ली है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। देखो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। ये बोल रहे हैं इंडिया के अंदर जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है यानी कि जो धर्म के नाम पे जो राजनीति है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। देखो पहला है एंशिएंट पीरियड, यानी कि अगर हम पहले के टाइम की बात करें, अगर हम मनु की बात करें तो वहां पे भी धर्म के हिसाब से रूल करना बताया गया है, ठीक है। अगर हम कौटिल्य की बात करें तो फिर वहां पे भी जो किंग है उसको अकॉर्डिंग टू धर्मा चलना है, यानी कि धर्मा मीन्स मॉरल ड्यूटी, राइट। अगर हम थोड़ा आगे बढ़े जो जियाउद्दीन बर्नी था तो उस टाइम पे भी उसने बताया था कि जो किंग है, जो रूलर है, वो क्या करेगा, वो शरीयत के हिसाब से चलेगा, जो कि इस्लामिक लॉज हैं, रूल्स हैं। बट किंग समाज के वेलफेयर के लिए, भले के लिए और जो एक्स्ट्रा रूल्स है वो बना सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जवाबित, ठीक है। जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही चीजें शुरू हुई। मतलब मनु को देखो, कौटिल्य को देखो, जियाउद्दीन बरनी को देखो, हर किसी ने बताया है कि धर्म के अकॉर्डिंग ही जो किंग है वो रूल करेगा, ठीक है। सो रिलीजन पॉलिटिक्स बहुत ही स्टार्टिंग से ही क्लोजली लिंक है, ठीक है। जो किंग है वो धर्म के नाम पे रूल करता है, ठीक है। धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन वो नहीं है जो हम मान रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे मॉरल ड्यूटी यानी इसका कर्तव्य क्या है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं मेडिवल पीरियड में। यहाँ पे जो रूलर्स है उन्होंने रिलीजन को लेजिटिमेसी के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटीज है अब वो विजिबल हो गई थी, ठीक है। कुछ जो रूलर्स थे वो टॉलरेंस को प्रमोट कर रहे थे और कुछ रिलीजन को यूज कर रहे थे गवर्नेंस के लिए, राइट। बट यहाँ से जो सीड है, जो बीज है रिलीजियस आइडेंटिटी का, वो ग्रो होना शुरू हो गया। नेक्स्ट है कॉलोनियल पीरियड। अब मेन जो पीक पे चीजें आई ना वो यहाँ से आई, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये समझा कि अगर इंडिया को कंट्रोल में लाना है, ठीक है, इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना है तो इनको बांटना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। और ऐसा बोला भी जाता है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वही क्या है, इसकी स्ट्रेंथ है, राइट। तो ये कह रहे हैं ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके आते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांट देते हैं। फिर हिंदूज के अंदर जो वर्ण सिस्टम है विच इज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास, जो फिर आपके दलित अनटचेबल्स हैं, इन सबको बांट देते हैं जिससे कि ये सब आपस में लगे रहें और हम अपना फायदा उठा सकें, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो किया और क्या किया, सेंसस कराए और सेपरेट कर दिए, मतलब कि सेपरेट इलेक्ट्रेट्स उन्होंने डिवाइड कर दिए रिलीजन के बेस पे। 1885 में INC फॉर्म होती है, जिसको बोला जाता है कि यहाँ पे हिंदू डोमिनेट करते हैं और मुस्लिम लीग बनाई जाती है स्पेशल मुस्लिम रिलीजन के लिए 1906 में। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बंटवारा ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो चुका था। फिर इसी के कारण होता है पार्टीशन, यानी कि 1947 में ये जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है ये इतनी पीक पे पहुंच जाती है कि पाकिस्तान की डिमांड होती है जहाँ पे सिर्फ जो मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं वो रहेंगे। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि इंडिया का पार्टीशन हो जाता है, इंडिया का बंटवारा हो जाता है। बहुत लार्ज स्केल पे हमें वायलेंस और माइग्रेशन देखने को मिलता है। कोई एक जने को, मतलब कोई एक रिलीजन को, ऐसा नहीं है कि सारी ही बुरी चीजें उसके साथ होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें सभी पिसते हैं, ठीक है। डीप रिलीजियस मिस्ट्रेस्ट यानी होता है, यानी कि जो हेट्रेड वाली फीलिंग है ना वो आ जाती है। वो जो हिंदू मुस्लिम सिख वो जो भाईचारा होता है ना, वो भाईचारा यहाँ पे टूट जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की। तो इंडिया यहाँ पे सेक्युलरिज्म अडॉप्ट करता है, यानी कि जो हम इंडियंस हैं हम बोलते हैं कि हम सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज को गारंटी दी गई है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप सबके पास फ्रीडम है और राइट्स हैं। बट यही जो चीजें आगे जाके कम्युनल पॉलिटिक्स के राइज का कारण बनती है, ठीक है।
और फिर क्या होता है कंटेम्प्रेरी इंडिया में कि जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी रिलीजन का इस्तेमाल पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। अगेन वही ब्रिटिशर्स वाली चीज़ अभी भी लीडर्स यूज़ कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, अपना वोट बैंक गेन करने के लिए, है ना, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया भी काफ़ी रिलीजियस पोलराइजेशन को बढ़ावा देती है। ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस की, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। देखो पॉजिटिव तो यही कि जो माइनॉरिटी में जो रिलीजन थे, जैसे कि देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख ज़्यादा थे, इसके अलावा जो जैन हैं, जो बुद्धिस्ट है ना, ये कम थे, क्रिश्चियंस कम थे, तो फिर इनको भी ऐसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सके तो ये चीज़ पॉजिटिव है, राइट। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि इर्रिस्पेक्टिव क्या रिलीजन है आपका, आप सभी के पास फ्रीडम है, आप अपने कल्चर और रिलीजियस राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया हुआ है, और आप अवेयरनेस भी फैला सकते हो। आप देखो ना, आप कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो कम्युनल वायलेंस और रिट्स, तो कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, रिट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे बहुत ही ईजी हो गया है रिलीजन के बेस पे या जाति के, कास्ट के बेस पे दंगे वगैरह कराने। मतलब आप ये मान लो कि अगर किसी हिंदू और मुस्लिम की आपस में लड़ाई हो रही है कहीं पे, मतलब कोई भी रीजन है उनका, कोई पर्सनल रीजन ही क्यों ना हो, बट सोशल मीडिया पे उस चीज को इस तरीके से दिखाया जाएगा कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया है, तो वो लोग जो एक दूसरे के साथ बैठते उठते हैं, वही लोगों के फिर मन में क्या आएगा, एक दूसरे के लिए हेट्रेड वाली फीलिंग आ जाएगी, और देखते ही देखते पूरे देश में जो दंगे हैं वो भड़क जाएंगे। भले कोई छोटा सा किसी का पर्सनल रीजन ही क्यों ना हो, बट क्योंकि सोशल मीडिया का भी यहाँ पे रोल है और पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। नेशनल यूनिटी वीक होती है, सोशल डिवीजन होता है, समाज में बंटवारा होता है, इनटॉलरेंस, पॉलिटिकल बेस्ड। अब यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो इमोशन के ऊपर है, डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से जो सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी है दोनों को ही खतरा है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया एंड पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया। पहला है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया। तो देखो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, तो इंडिया में क्या है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहाँ पे हम लोग वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, और फिर वो अपनी सरकार बना के हमारे बिहाफ पे हमारे लिए रूल्स, पॉलिसी, लॉज, ये सब वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लेकर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है, और पार्टिसिपेट करना भी जरूरी है, जिससे कि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके और जो गुड गवर्नेंस है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप इलेक्शंस में वोट कर रहे हैं, और वोट करना एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट आप 5 साल में एक बार उठ के जब वोट हो रहे हैं तो आप घर से निकल के जाके वोट दे के आ रहे हैं, ये भी एक पार्टिसिपेशन है। ठीक है, पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट बाय ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टी, या फिर आप डायरेक्टली भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, आप ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हो। ठीक है, आपको सरकार की कोई चीज पसंद आ रही है तो सपोर्ट करो, नहीं आ रही तो रैलीज निकालो, प्रोटेस्ट करो, पब्लिक मीटिंग करो, बट एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ठीक है, जिससे क्या होगा, डेमोक्रेसी अलाइव रहेगी। नेक्स्ट है जो सिटीजन्स हैं वो अपने व्यूज को और ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं आपको जब पढ़ाती हूँ तो मैं पहले से एक भी एग्जाम्पल सोच के नहीं बैठती हूँ। एट द मोमेंट जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे अभी पढ़ा रही हूँ, मेरे सामने जो स्लाइड है, जो लाइन है, जो मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, जो भी चीज़ें थियोरी बता रही हूँ, जो मेरे मन में एग्जाम्पल आता है वो मैं बता देती हूँ। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को, रीजन को, रिलीजन को, किसी को भी मतलब ऐसे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, राइट। तो आपको भी अगर एग्जाम्पल्स अच्छे लगते हैं तो फिर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। नेक्स्ट है पंचायत एंड लोकल बॉडीज हेल्प पीपल पार्टिसिपेट एट ग्रास रूट लेवल, यानी कि यहाँ पे पंचायत और लोकल बॉडीज जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं ग्रास रूट लेवल पे। यानी कि अगर आप गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, और आप 18 अबव हैं, तो फिर आप ऑलरेडी ग्राम सभा के मेंबर हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना इसलिए जरूरी होता है जिससे जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत रहे, जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, जो लीडर्स हैं उन्हें पता हो कि हाँ यहाँ पे लोग जागरूक हैं तो हमें लोगों के लिए कुछ करना है, राइट। एजुकेटेड और अवेयर सिटीजन ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बट इस चीज से मैं कहीं ना कहीं एग्री और डिसएग्री दोनों हूँ, क्योंकि देखो जो टी स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे जो भी हम देखते हैं ना, लोग बैठे रहते हैं, न्यूज़पेपर सेलर्स भी होते हैं, कॉबलर भी होते हैं, नॉर्मल इधर से आते जाते लोग भी होते हैं सब। तो जरूरी नहीं है वहाँ पे कोई हर कोई अवेयर है, एजुकेटेड है, बट उन लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, शायद हम लोगों से भी ज्यादा होती है। उनको पता है ये रोड किसने बनवाई है, वो स्टैचू किसने बनवाया है, कौन सी सरकार के टाइम पे क्या हुआ था, कौन
अच्छा लीडर है, किसकी क्या आइडियोलॉजी है, कौन सी पार्टी क्या काम करती है, मतलब उनको सब पता होता है। तो ये भी एक तरीके से पार्टिसिपेशन ही है कि वो अपना व्यू दे रहे हैं, अपनी ओपिनियंस को आगे रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि ये जो मूवमेंट्स हैं, दीज मूवमेंट्स वर स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ फार्मर्स एंड मूवमेंट्स, यानी ये जो मूवमेंट्स हैं इनको किया गया है जो फार्मर्स और वर्कर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके लिए मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स वाला कंसेप्ट है वो लेके आना चाहूंगी, जिससे और चीजें क्लियर हो। तो देखो, कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है ना, वहाँ पे जो पूंजीवादी समाज होता है, वहाँ पे जो ये रिच लोग होते हैं ना, जो ओनर्स होते हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं, लेबर्स को, वर्कर्स को अपने प्रॉफिट के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। और अब क्या जरूरत है कि जो सारे वर्कर्स हैं, जो सारे लेबर्स हैं, उनको ये चीज रियलाइज हो कि उनके साथ मतलब उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनसे काफी लंबे समय तक काम कराया जा रहा है, प्रॉपर वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं, कुछ अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी नहीं है। तो फिर अब वो क्या बोलते हैं कार्ल मार्क्स के, सारे वर्कर्स को ये चीज रियलाइज होनी चाहिए और उनको खड़े होना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए और कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करके सोशलिज्म को लाना चाहिए जहाँ पे फेयरनेस हो। तो बिल्कुल यही है कि मूवमेंट्स इसलिए ही होते हैं जब इंसान को अपनी साथ जो एक्सप्लॉयटेशन है वो रियलाइज हो जाती है और फिर वो राइट्स या जस्टिस के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जो पीजेंट्स है वो डिमांड करते हैं फेयर लैंड रेंट की, लैंड ओनरशिप की, लोअर टैक्सेस की। जो वर्कर्स हैं वो डिमांड करते हैं बेटर वेजेस की, सेफ वर्किंग कंडीशंस की और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स की। ठीक है, ट्रेड यूनियंस एंड फार्मर यूनियन लेड दीज मूवमेंट्स, जो इनके यूनियंस होते हैं ना, जो संगठन होते हैं, वो इनके लिए आवाज उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर मूवमेंट्स ग्रू ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये चीजें शुरू हुई थी, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, इसके अलावा जो आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, है ना, ये जो सारे थे, तो ये सब मूवमेंट्स ही थे जहाँ पे फार्मर्स, पीजेंट्स, मील वर्कर्स, इन सबके लिए आवाज उठाई जा रही थी। अब ये जो मूवमेंट्स है ये बहुत जरूरी होते हैं बिकॉज दे हेल्प इन मेकिंग लेबर लॉज एंड लैंड रिफॉर्म्स। ये मूवमेंट होते हैं तभी सामने वाला अवेयर होता है कि भाई अच्छा, इन लोगों को पता चल गया इनके साथ क्या हो रहा था, तो चलो ठीक है, कुछ लैंड रिफॉर्म्स पे लेबर लॉज हम बना देते हैं। ठीक है, दे इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट राइट्स अमंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स। अवेयरनेस इंक्रीज होती है इनसे, पीजेंट्स और वर्कर्स को अपने राइट्स के बारे में पता चलता है। सच मूवमेंट्स हेल्प रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन, और इनसे एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन पॉवर्टी लाइन। देखो, पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब एक लाइन सेट की गई है कि इंडिया में अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में जो व्यक्ति इतना कमा रहा है, यानी वो अपनी बेसिक मिनिमम नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है, अगर जो व्यक्ति उस लाइन के नीचे आ रहा है कि कोई व्यक्ति इतना भी नहीं कमा पा रहा कि वो अपनी खाना और घर और कपड़े, ये सारी चीजें फुलफिल कर सके, यानी फिर उसको जरूरत है सपोर्ट की, और फिर सरकार क्या करेगी, मतलब प्रॉपर जो रिकॉर्ड होता है वो देखेगी, अच्छा इस पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग गरीब हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो इनके लिए सरकार फिर वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लेकर आएगी। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। पीपल बिलो दिस लाइन आर कॉल्ड पुअर। इट शोज द मिनिमम मनी नीडेड टू लिव अ बेसिक लाइफ। द पॉवर्टी लाइन हेल्प्स द गवर्नमेंट आइडेंटिफाई पुअर पीपल। इट इज यूज्ड टू गिव बेनिफिट्स एंड वेलफेयर स्कीम। समझ आया? अब इंडिया के अंदर ये जो पॉवर्टी लाइन है इसको मेजर किया जाता है कि एक व्यक्ति कितना स्पेंड कर रहा है। जैसे अगर मैं एक बात बताऊं, देखो मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी शहर को, मैं खुद शहर में रहती हूँ, बट जो अर्बन और रूरल एरिया के अंदर जो लाइन है वो अलग है। ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया में लोग इतना ज्यादा ना, मतलब एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करते हैं, वो बहुत ही जितना जरूरत होता है सिर्फ उतना स्पेंड करते हैं, बट आप देखो शहर के अंदर ऐसा नहीं है। फर्स्ट है फूड। अगर हम फूड की बात करें तो शहर में हम फूड के ऊपर, मतलब जो वेस्ट फूड है बिल्कुल अनहेल्दी, हम उसके ऊपर भी कितना ज्यादा स्पेंड कर देते हैं, बट रूरल एरिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्लस वहाँ पे चीजें सस्ती भी है, यहाँ पे महंगी भी है। क्लॉथिंग की बात करें तो शहर में कोई भी बहुत ज्यादा कपड़े रिपीट करना पसंद बिल्कुल नहीं करता है, तो यहाँ पे लोग क्लॉथिंग के ऊपर, क्योंकि फास्ट फैशन है तो बहुत खर्चा करते हैं। रूरल एरिया में ऐसा नहीं है, बहुत ही आपके जो लिमिटेड कपड़े हैं उनमें काम चल जाता है। ठीक है, हाउसिंग की भी बात करें तो हाउसिंग में भी इतना खर्चा नहीं होता है। हेल्थ की बात करें तो देखो भाई, विलेज में मतलब हेल्थ लोगों की ज्यादातर अच्छी रहती है, क्योंकि वो फिट होते हैं, वो हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट है, इतना पोल्यूशन भी नहीं है ना, और रूटीन भी वहाँ पे अच्छा है, तो स्ट्रेस वगैरह भी नहीं है। बट शहरों में तो दुनिया भर की एंजाइटी और सारी चीजें, राइट। और एजुकेशन की भी बात करें तो इस टाइम शहर में क्या हो रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, फिर कोचिंग ले रहा है, फिर होम ट्यूशन ले रहा है,
फिर डाउट सॉल्विंग सेशन चल रहे हैं, फिर सेल्फ स्टडी कर रहा है। बट गाँव में ऐसा नहीं होता है, इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है। जो बच्चा है वो स्कूल जाता है, उसके बाद अपना या तो कोचिंग या तो ट्यूशन, कोई एक चीज़ ही होती है, वरना अक्सर घर पे पढ़ते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से जो पॉवर्टी लाइन है वो अलग अलग है शहरों के लिए और गाँवों के लिए। काफ़ी सारी कमेटीज़ भी बिठाई गई थी इस पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनालाइज द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड पब्लिक ओपिनियन। तो देखो, हम सबको पता है कि जो मीडिया है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी पॉलिसीज और जो ओपिनियंस है उनको सेट करने में, शेप करने में, ठीक है। फर्स्ट है स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो मीडिया है, मीडिया का काम है जो भी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, डिसीजंस ले रही है, या फिर जो भी पब्लिक इश्यूज के ऊपर काम हो रहा है वो सब हम तक पहुंचाना, ठीक है। इट हेल्प्स पीपल नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। हम अपने घर में बैठे हैं, हमें नहीं पता कि अच्छा अरावली को लेके कुछ ऐसा हुआ है, कि अच्छा अडानी को इतनी ज़मीन दे दी गई है, अच्छा इतने 10 लाख पेड़ कटने वाले हैं, तो जंगल पूरे के पूरे निपटा दिए गए हैं। हमें ये सब कुछ नहीं पता चलेगा जब तक मीडिया, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस नहीं फैलाई जाएगी, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है शेप्स पब्लिक ओपिनियन। मैं आपसे बोलती हूँ कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई नॉलेज नहीं है कि कौन कौन सी पार्टी है, क्या लीडर्स हैं, क्या आइडियोलॉजी है, कौन कैसे काम करता है, किसने आज तक क्या काम किया, आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को न्यूज़ चैनल के आगे बिठा दीजिए, सिर्फ एक न्यूज़ चैनल के आगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो 10-15 मिनट में वो इंसान उस न्यूज़ चैनल पे डिबेट डिस्कशन देखेगा ना, उसका जो व्यू है, जो ओपिनियन है, वो वैसा ही बन जाएगा। फिर जब वो बाहर जाएगा, किसी सर्कल में खड़ा होगा ना, तो वो वही 15 मिनट जो न्यूज़ वालों ने दिमाग में भरा है वो सेम चीज़ वहाँ पे गा देगा। बिल्कुल उनको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। तो इस कदर तक जो आपके दिमाग है, जो मतलब आपके थॉट्स हैं, ओपिनियंस है, व्यूज़ हैं, उनको ये मीडिया शेप करता है। सिर्फ मीडिया नहीं, जो न्यूज़पेपर्स भी होते हैं वो भी खैर प्रिंट मीडिया के अंदर ही आता है। तो अगर मैं बात करूँ द हिंदू की या इंडियन एक्सप्रेस की या फिर दैनिक जागरण की, तो ये सब बाइज्ड है। और मोस्टली जो आपके जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो सब कोई ना कोई लीडर या पॉलिटिकल पार्टी ओन करती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये पब्लिक ओपिनियन भी शेप करते हैं। रिपीटेड न्यूज़ दिखाएंगे, डिबेट्स दिखाएंगे, डिस्कशंस दिखाएंगे, और फिर हम जैसे सोचते हैं ये उसको शेप करते हैं, ठीक है। सो मीडिया कैन सपोर्ट और क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी। मीडिया चाहे तो गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को सपोर्ट करके पूरे देश को सपोर्ट में ला सकती है। मीडिया चाहे तो 24 घंटे उसको क्रिटिसाइज करके हमारे मन में भी वो क्रिटिसिज्म वाला बीज बो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, यानी मीडिया हाईलाइट करती है जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमारे देश में करप्शन हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ गई है, इनजस्टिस हो रहा है, तो लोगों को अवेयर करने का काम है ना, किसका है, मीडिया का है, राइट। एक्ट एज अ वॉचडॉग, मीडिया चेक करती रहती है गवर्नमेंट के एक्शन को कि गवर्नमेंट पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही, कौन से लीडर ने क्या कर दिया, जो पैसा है सही जगह यूज हो रहा है नहीं हो रहा, लोगों के लिए कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है। सो इट एक्सपोजेज मिस्टेक्स, स्कैम्स एंड मिसयूज ऑफ पावर। साथ ही साथ जो भी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, जो स्कैम देश में हो रहे हैं, जो मिस्टेक्स की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब जो है वो मीडिया कवर करती है और हम तक पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग, यानी कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट बाय मीडिया प्रेशराइज द गवर्नमेंट, यानी कि जो एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन मीडिया सेट कर देती है ना, फिर गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो किसान बिल आया था, उसमें जो कुछ किसान थे, जो कुछ चंद किसान थे जो अवेयर थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू करा, बट मीडिया में इस चीज को इतना बड़ा करके दिखा दिया गया कि देश तो देश, बाहर के जो दूसरे देशों के जो एक दो देश हैं वो लोग भी इंटरफेयर करने लगे। इवन हमारे देश के जो अलग अलग जगह से जो किसान है वो भी फिर अपना जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट में चेंज और मेक न्यू पॉलिसी ड्यू टू मीडिया कवरेज। तो गवर्नमेंट ऐसे फिर प्रेशर में आके या तो पॉलिसी चेंज कर देती है या फिर तो नई पॉलिसी बना देती है, फिर जो भी ऑल्टर वगैरह करना होता है वो करती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिबेट, मीडिया प्रोवाइड करती है स्पेस फॉर एक्सपर्ट्स, लीडर्स एंड सिटीजन्स टू शेयर व्यूज। जैसे कि अभी ये पहलगाम वाला सीन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि न्यूज़ चैनल्स पे बहुत सारे जो रिटायर्ड हमारे ऑफिसर्स हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर इवन जो ये एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ये भी मतलब सबको बिठाया गया है, 10-12 लोग बैठे हुए हैं, सब अपना अपना जो ओपिनियन है वो दे रहे हैं कि इंडिया ने सही करा या हमें इसे रिटालिएट करना था, नहीं करना था, पाकिस्तान के ऊपर ऐसे अटैक करना था, पाकिस्तान ने सही किया नहीं किया, हमने जो किया, ये सारी चीज़ें। तो एक्सपर्ट्स बैठते हैं, लीडर्स बैठते हैं, फिर अब वो अपने व्यूज शेयर करते हैं। ऐसे फिर हमें अलग अलग ओपिनियंस के बारे में पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, अच्छा ये चीज़ इसलिए की गई है ना। तो इससे फिर आगे जाके जो बेटर पॉलिसी डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गिव्स वॉइस टू पीपल। सो मीडिया हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप गेट अटेंशन थ्रू मीडिया। जो ऐसे ग्रुप हैं जो अपनी जो वॉइस है उसको आगे नहीं ले जा पाते, तो उसका उनकी हेल्प भी मीडिया करता है। और रोल ऑफ सोशल मीडिया का रोल क्या है, अब मीडिया से ज़्यादा यहाँ पे सोशल मीडिया का रोल है।
क्योंकि मीडिया में फिर भी चीजें स्लो हैं, हर कोई नहीं देख रहा है, बट सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, आप चाहो या आप ना चाहो आपके सामने आ ही जाती हैं चीजें, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी जो है स्प्रेड होती है, ठीक है। इट हेल्प्स पीपल ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट इजीली। अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में कुछ टाइम पहले जो दंगे हुए थे, रेट्स हुए थे, वो पूरे के पूरे व्हाट्सएप से ऑपरेट किए गए। व्हाट्सएप पे सारी जानकारी दी गई, कहाँ लोगों को मतलब कहाँ गैदरिंग्स होंगी, ठीक है, कहाँ से किसके ऊपर अटैक करना है, क्या चीज़ें होंगी, कैसे नहीं होंगी, सारी चीज़ें व्हाट्सएप से ऑपरेट की गई हैं और बहुत ही इजीली ये कर दी गई है। कुछ कॉस्ट भी इसमें नहीं आई थी, है ना। तो पूरा ऐसे जब सारी चीज़ें सामने आई तो ऐसे पता चला कि सोशल मीडिया के थ्रू ही ये पूरा जो है शुरू हुआ है। नेक्स्ट है नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया। सो समटाइम्स मीडिया स्प्रेड फेक न्यूज और बाइज्ड व्यूज, सेंसेशनल न्यूज कैन मिसलीड पीपल। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो मीडिया है ना वो फेक न्यूज दिखा देता है। जैसे अभी जो सेलिब्रिटी थे, जो धर्मेंद्र थे, 13 दिन पहले ही जो कुछ न्यूज चैनल है उन्होंने दिखा दिया कि उनकी डेथ हो गई। अब बेचारे जो लोग हैं वो 13 दिन तक इतने दुख में रहे, जो भी उनके फॉलोअर्स थे, फैंस थे, ठीक है। और जब उन्हें 13 दिन बाद पता चला कि अच्छा अब डेथ हुई है, तो उनको ये हुआ कि 13 दिन से हम खामखा जीते जागते इंसान का जो है दुख मना रहे थे। तो कभी कभी जो मीडिया है वो फेक न्यूज स्प्रेड कर देते हैं, बहुत बाइस्ड व्यू दे देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको वो मिसलीड हो जाते हैं फिर, ठीक है। नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल मीडिया। सो मीडिया शुड बी ट्रुथफुल, फेयर एंड एथिकल। जो मीडिया है उसको फेयर रहना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया होता है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है और मजबूत बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, डेमोक्रेसी एंड इंटरेस्ट ग्रुप इन इंडिया एंड डेवलपमेंट एंड जेंडर जस्टिस, ठीक है। पहला है डेमोक्रेसी एंड इंटरेस्ट ग्रुप इन इंडिया। देखो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, यानी कि हम सबके पास राइट है, फ्रीडम है अपने व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस करने की। और इंटरेस्ट ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर सेक्टर के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फार्मर्स हैं उनका एक अलग यूनियन होता है, ठीक है, जो प्रोटेस्ट वगैरह करना है, सरकार से बात करनी है, वो करता है। वर्कर्स का अलग यूनियंस होते हैं, स्टूडेंट्स का अलग होता है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो डूसू है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन है, जो आज के टाइम पे सिर्फ पॉलिटिक्स 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 बन के रह चुका है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। वो मतलब शुरुआत में ये जो नींव रखी गई थी ना इस चीज की, वो इसलिए रखी गई थी जैसे कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके हक के बारे में बात हो, ठीक है। ऐसे ही ट्रेडर्स, विमेन, मतलब इवन जो टीचर्स है उनको लेके भी होता है। जो टीचर्स है ना उनके भी अलग से ग्रुप्स वगैरह, सोसाइटीज, एसोसिएशंस बने होते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर्स को अगर सैलरी नहीं मिल रही है, 6 महीने से सरकार ने सैलरी रोक दी है, तो फिर वहां पे वो लोग भी फिर प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं democracy means people have the right to express their views freely. Interest groups are groups formed to protect the interest of people like farmers, workers, students, women and traders. Example है trade union, farmers union, students union, women's organization. These groups try to influence government policy and laws. अब सरकार जो भी पॉलिसी लॉ लेके आई है, अगर वो इनमें से किसी भी ग्रुप के खिलाफ है, तो फिर जो भी पर्टिकुलर सेक्शन का ग्रुप है, वो जो भी सेम इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, फिर वो उनके लिए आगे बढ़ के आवाज उठाते हैं, ठीक है। और सरकार से फिर डिमांड करते हैं कि पॉलिसी चेंज करो या तो सही करो, ठीक है, ऑल्टर करो। अब यहाँ पे ये मीटिंग्स भी रख सकते हैं, ये प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, ये स्ट्राइक भी कर सकते हैं, पिटीशन, डिस्कशन, बहुत सारे तरीके यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं वो इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी कह सकते हो, बट इलेक्शंस के अलावा भी आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो फिर आप किसी इंटरेस्ट ग्रुप या एनजीओ वगैरह का या प्रेशर ग्रुप वगैरह का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। समटाइम्स पावरफुल ग्रुप गेट मोर बेनिफिट देन वीकर ग्रुप। कभी कभी क्या होता है, जो पावरफुल ग्रुप होते हैं, जिनके अच्छे खासे लिंक होते हैं, तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, वीक ग्रुप्स को नहीं मिलता है। ओवरऑल जो इंटरेस्ट ग्रुप है उनका काम है डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, जो भी पब्लिक इश्यूज है उन सबको रेस करना, यानी कि लोगों की आवाज बनना, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड जेंडर जस्टिस। डेवलपमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, यानी ग्रोथ, एजुकेशन में, हेल्थ में, जॉब में और इनकम में, ठीक है। जेंडर जस्टिस का मतलब है कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, इक्वल राइट्स मिलते हैं फॉर मेन एंड वुमेन। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी मैं जेंडर जस्टिस की या जेंडर इनइक्वालिटी या इक्वालिटी की बात करती हूँ, तो मैं यहाँ पे दोनों की बात करती हूँ। मतलब कि मैं ऐसा नहीं है सिर्फ वुमेन्स के बारे में बात कर रही हूँ या फिर मेन्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि जेंडर जस्टिस में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विमेन्स को आप ऊपर रखोगे या मेन्स को कम राइट्स वगैरह मिलेंगे या मेन को ज्यादा मिलेंगे, जी नहीं, दोनों ही इक्वल है। अगर एक को आप स्कूल भेज रहे हो दूसरे को भी भेजो, एक को जॉब अपॉर्चुनिटीज है दूसरे को भी, एक को सेम लेवल पे सेम सैलरी मिल रही है तो दूसरे को भी सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश में जो विमेंस को लेके जो क्राइम होता है उसके लिए काफ़ी सारे लॉज हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 2025 जैसा भी गया वहाँ पे मेंस को लेके जो क्राइम है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनके लिए भी कुछ शायद ऐसे जो रूल्स हैं वो बनने चाहिए। ठीक है, ये मेरे पर्सनल जो व्यू है वो ओपिनियन है, राइट। सो ये कहना है विमेन ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन जॉब एंड वेजेस, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। मतलब अक्सर जो विमेन है उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है एजुकेशन, जॉब्स और वेजेस वगैरह में। सो जेंडर जस्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो, आप ग्रोथ की बात करते हो, तो फिर आपको दोनों को इक्वल लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम चलाती है जिससे कि गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, विमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, प्रमोट किया जाए। लॉज बनाए गए हैं जो भी विमेन्स के खिलाफ जो वायलेंस है, जो चाइल्ड मैरिज है, जो इनइक्वालिटी है, उन सबको रोका जाए। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ विमेन हेल्प्स नेशनल डेवलपमेंट। जब जो विमेन है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगी यानी आज़ाद होंगी, ठीक है, तभी नेशनल डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छे से हमें देखने को मिलेगा। तो डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है विदाउट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और ये है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन, डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गुड गवर्नेंस। देखो, रूरल और अर्बन माइग्रेशन क्या होता है कि जो विलेजेस में लोग होते हैं, बेसिकली रूरल एरियाज में लोग होते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एडवांस और डेवलपमेंट मतलब नहीं हुई है रूरल एरियाज में, तो वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, कोई जॉब के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई रिलेटिव्स के यहाँ, कोई ट्रीटमेंट के लिए, कोई ऑपरेशन के लिए, तो कोई किसी कारण से, मतलब है ना, माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं। बेसिकली ये जो है ये रूरल से अर्बन की तरफ ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। लोग विलेजेस से सिटीज़ में आते हैं, कुछ जॉब सर्च करते हुए आते हैं, कुछ बेटर इनकम के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, और उसकी वजह से फिर क्या देखने को मिलता है, विलेजेस में पॉवर्टी होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गरीब है, क्योंकि जो शहर है वहाँ पे भी हमें पॉवर्टी देखने को मिलती है, बट विलेजेस में कहीं ना कहीं पॉवर्टी, देखो ये कारण है, इतने ज़्यादा भी एडवांस नहीं है। ठीक है, तो लैक ऑफ जॉब वहाँ पे है, तो इसलिए वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि 10th तक या 12th तक पढ़ लिए, या जहाँ पे कॉलेजेस हैं वहाँ तक वो पढ़ लिए, फिर वो शहरों में आ गए, या फिर मान लो वहाँ पे जो आपके जो बड़े ऑपरेशन वगैरह होते हैं या कुछ वैसी जो बाहर की दवाइयाँ होती हैं वो वहाँ पे नहीं है, तो उस चक्कर में लोग शहर में आ गए। तो ये कुछ कारण है, या फिर कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गया, तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, तो ये नेचुरल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, ग्रोथ ऑफ स्लम्स इन सिटीज, यानी कि ऑलरेडी सिटीज में जो इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड है, जगह नहीं है, ऊपर से फिर जब लोग बाहर से आते हैं तो फिर स्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रेशर बढ़ता है हाउसिंग के ऊपर, वाटर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, विलेजेस में लेबर का शॉर्टेज हो जाता है, एंड इंक्रीज इन इनफॉर्मल एंड लो पेड जॉब्स। अब होता क्या है कि गांव से तो लोग आ गए यहाँ पे कि बढ़िया शहर में जाएंगे, नौकरी करेंगे और पैसा कमाएंगे, घर पे भी भेजेंगे, बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो पाता है, तो फिर उन्हें मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है, या फिर कुछ इनफॉर्मल, कुछ उनकी लो पेड जॉब्स होती हैं। अगर हम इस वाली चीज़ को भी हटा दें, तो जो भी बच्चे यूपीएससी की, एसएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं बाहर से, ठीक है, दूसरे राज्यों से या विलेज एरिया से या कहीं से भी, दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर या करोल बाग के अंदर अगर हम यहीं की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राउड मिलता है। आप देखोगे एक छोटा सा कमरा है, कोई बहुत अच्छी फैमिली का बच्चा है ना, वो भी उस छोटे से कमरे के 15,000 रुपए देके 2 जनों के साथ शेयर करके पढ़ रहा होता है ना। खाने का ऐसा कुछ बहुत हेल्दी खाना नहीं है, हेल्दी कोई दिन का शेड्यूल नहीं है, राइट। तो ये भी माइग्रेशन का कारण होता है, और फिर ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं। ठीक है, कंक्लूजन है यही है दैट माइग्रेशन शोज रीजनल इनइक्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप देखो जो विलेजेस हैं वहाँ पे आप डेवलपमेंट करते हो, वहाँ पे ग्रोथ होती है, वहाँ पे एडवांसमेंट आती है, तो माइग्रेशन कम होगा, है ना, और फिर जो विलेजेस हैं वो भी फिर खूब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गुड गवर्नेंस। तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल चूज देयर लीडर्स थ्रू इलेक्शन। यहाँ पे हम वोट डाल के अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, फिर वो सरकार बनाते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। गुड गवर्नेंस क्या होता है कि यहाँ पे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। गवर्नमेंट यहाँ पे अकाउंटेबल है, यानी कि जवाबदेह है। अगर मैं बात करूँ मोनार्की की, एरिस्टोक्रेसी की, नियोक्रेसी की, थियोक्रेसी की, थियार्की की, जो भी आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होती हैं, आई गेस 17 कुछ जो शायद मैंने पढ़ी है, तो वहाँ पे कहीं भी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये जो भी अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल नहीं है। बट डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट इसलिए बताई गई है क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, क्योंकि यहाँ पे लोग सरकार को चुन रहे हैं, तो सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है ना।
तो और साथ ही साथ यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पे जो लॉ है उससे चीजें चलती हैं, हर कोई लॉ के सामने इक्वल है और हर किसी के फंडामेंटल राइट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, क्योंकि हमने सरकार को वोट देके इसलिए ही चुना है कि वो हमारे लिए काम करे, देश को आगे बढ़ाए, एजुकेशन में अपना जो है अच्छा चीजें करे, अच्छी चीजें करे, राइट, और रोड्स वगैरह ये सब बनाए, पानी की समस्या ना हो, लोग आगे बढ़े, पॉवर्टी खत्म हो, देश आगे बढ़े, ये सारी चीजें। और यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज भी नहीं कर पाते या फिर कम मिसयूज होता है, क्योंकि मीडिया भी है, एनजीओज भी हैं, प्रेशर ग्रुप भी है, इंटरेस्ट ग्रुप भी है, सबके पास फ्रीडम भी है, अपने व्यूज भी फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड एनकरेजेस ट्रस्ट बिटवीन पीपल एंड स्टेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में, भारत के अंदर रीजनलिज्म के लिए क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, देखते हैं। पहला है लैंग्वेज डिफरेंस। इंडिया के अंदर देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, स्पेशली अगर यूपी की बात करें, हर कुछ किलोमीटर के दूरी पे आगे जाओगे तो कुछ अलग ही कुछ बोली भाषा सुनने को मिलेगी, राइट। सो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और लोग बहुत ज़्यादा अटैच हैं अपनी लैंग्वेज से, अपने रीजन से, ठीक है। तो लैंग्वेज डिफरेंस एक आ जाता है रीजनलिज्म का कारण, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंस, यानी कि हर रीजन का अपना कल्चर है, अपने ट्रेडिशन, अपना फूड, अपना फेस्टिवल। अब गुजरात में जाओगे तो उनका पहरावा यानी कि जो स्टाइल है उनके कपड़े पहनने का, है ना, वो अलग है। धोती, और जो मेल है और जो विमेन्स है वो घाघरा ये ऐसे पहनते हैं, सब नहीं पहनते, बट हाँ मेन तो कल्चर वही है ना उनका। खाने में वहाँ पे चीज़ें अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, जो फेस्टिवल्स वो मनाते हैं, जो मान्यताएं हैं, वो सारी चीज़ें उनकी अलग है। और कश्मीर में जाओगे तो अलग है, साउथ में जाओगे तो अलग है, ठीक है। पीपल टेक प्राइड इन देयर रीजनल आइडेंटिटी। नो डाउट हर कोई अपनी रीजनल आइडेंटिटी के ऊपर बहुत प्राउड करता है, मैं भी करती हूँ, आप भी करते होंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल रीजंस की बात करें तो सम रीजन्स हैड सेपरेट किंगडम और कॉलोनियल एक्सपीरियंस। हर किसी का अपना अलग एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजनल फीलिंग है जो आती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि जो कुछ रीजन्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप हैं, कुछ कम डेवलप हैं, और जो कम डेवलप है फिर उनको ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, हमें नेग्लेक्ट कर रही है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, या हमें अलग कर दो, हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपना देश बनाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं फिर, ठीक है। अनइक्वल डेवलपमेंट, यानी कि लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, जॉब्स एंड रोड्स एंड एजुकेशन इन सम एरिया। कुछ एरिया ऐसे है जिसपे ऐसा लगता है कि हम मतलब वो भारत का हिस्सा है ही नहीं। मतलब आप देखोगे ना कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह या जो भी चीजें हैं, तो कुछ एरिया ऐसे हैं कुछ राज्यों में जहाँ जहाँ के लोग ये कहते हैं कि हमें शायद जो सरकार है वो भारत का हिस्सा नहीं मानती है। कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई जॉब, कोई स्कूल नहीं, कोई हॉस्पिटल, कोई रोड नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, एजुकेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो काफी डिससेटिस्फाई है वहाँ पे लोग, ठीक है। वहाँ पे उनका मानना है कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सरकार बहुत डेवलपमेंट कर रही है। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं समटाइम यूज रीजनल फीलिंग्स टू गेन वोट। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने वोट गेन करने के लिए भरपूर इस्तेमाल करते हैं लोगों की रीजनल फीलिंग्स का। यानी अगर गुजरात में गए हैं तो उसके ही रंग में ढल जाएंगे, गुजराती बोल के दिखाएंगे। कश्मीर में गए हैं तो वहाँ पे कोट वोट पहन के घूमेंगे ऐसे जैसे बिल्कुल वहीं के हैं, ठीक है। कोई भी लीडर हो आज तक की हिस्ट्री में A to Z हर किसी ने यही करा है। कोई साउथ में जा रहा है तो धोती पहन रहा है ना, और जैसे रामेश्वरम टेम्पल जा रहे हैं, कोई नॉर्थ में जा रहा है तो ऐसे पगड़ी बांध रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं तो उनकी भाषा बोल रहे हैं। तो ऐसा दिखाना कि अरे हम तो आप में से ही हैं, आप हमें वोट दीजिए, है ना। सो फॉर्मेशन ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्रीज रीजनलिज्म। तो ये चीजें ज्यादा और बढ़ावा देती हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जो हिल्स, रिवर्स, फॉरेस्ट है, ये भी काफी रीजन्स को ना हमसे बहुत ज्यादा सेपरेट कर देती हैं। एक तो डिस्टेंस इतना ऊपर से सेपरेट कर देते हैं, जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो बड़ा आइसोलेट फील करते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री से, कि हम तो बिल्कुल कोने में ही है ना, दुनिया भर से मतलब देश भर से अजीब ही है। जैसे आप जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, वहां से अगर किसी को आप ले आओ दिल्ली मुंबई में तो उनको लगेगा कि अरे तो बिल्कुल अलग ही कल्चर है, अलग ही लोग हैं, अलग ही मतलब इनका तो सब है, राइट। अगला एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। और जब इतनी सारी चीजें हो जाती है ना, फिर जो स्टेट है जो आइसोलेट फील कर रहे हैं, नेग्लेक्ट जो ऐसा मान रहे हैं खुद को, फिर वो सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं ड्यू टू पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। और लोगों का मानना है कि अगर जो स्टेट है वो स्मॉल है तो ज्यादा अच्छे से वहाँ पे बेटर गवर्नेंस की जाएगी, क्योंकि बड़े स्टेट या कंट्री में सरकार हर किसी के ऊपर ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट है एथनिक और ट्राइबल आइडेंटिटी, यानी जो ट्राइबल और एथनिक ग्रुप्स हैं, दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी एंड राइट्स, दिस लीड्स टू डिमांड फॉर ऑटोनॉमी और सेपरेट स्टेट्स। और नेक्स्ट है
फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट बाय द सेंटर, ये हमने अभी ही पढ़ा था। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने वीडियो पूरी देखी है, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा और लाइक कमेंट भी कर दिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडीऑटिक।